जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं। और मौसम काफी सुहाना हो गया है। मई जून की गर्मी में छत्तीसगढ़ में जो है वर्षा हुई है और वर्षा ने आसपास जो है काफी ठंडक पैदा कर दी है। तो मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को जो है बहुत बहुत बधाई। शांति लग रहा है। अब बहुत भीषण गर्मी पड़ रही थी। खैर, आज हम पढ़ेंगे 2 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर चैनल में नए नए हैं तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज की पॉजिटिविटी को अपने मनस पटल पे संजोएं और अपने सत्र को कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए। लेखक कह रहा है, नशा दौलत की नहीं, कामयाबी क्या रखो, जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रखो। मेरे प्रिय साथियों, अगर मंजिल से मोहब्बत हो जाए, मंजिल से मोहब्बत हो जाए और कामयाबी के लिए हम पूरी जिंदगी की दौलत लगा दे तो कितना अच्छा होगा। बात बहुत गहरी है। कामयाबी और जो हमारी जिद है वही हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए मदद करता है। इसीलिए इन दोनों के पीछे जो है भागना नहीं है, इन दोनों को पाना है और मेहनत करना है, कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आइए। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांसीसी सरकार द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्टर्स एंड लेटर्स का सम्मान से सम्मानित किया गया है? पायल कपाड़िया, यामिनी चंदेल ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, चलो। राष्ट्रीय जीवन बीमा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल राष्ट्रीय जीवन बीमा दिवस के रूप में या नेशनल लाइफ इंश्योरेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 मई को, मतलब आज के दिन। अब लाइफ इंश्योरेंस कितना ज्यादा जरूरी है ये हमें समझना होगा। मेरे प्रिय साथियों, भारतीय जीवन बीमा निगम जो है वो लाइफ इंश्योरेंस करती है। अब तो सारे जितने भी बैंक्स हैं वो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती हैं। इसका मकसद क्या है? लोग कहते हैं जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी किसी की भी मौत हो सकती है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जीवन और मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। कौन आया है, कौन कब जाएगा, और कौन कब गया है और कौन कब आएगा ये किसी को नहीं पता है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक के रहती है क्या? नहीं, लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सारे प्रॉफिट्स इस चीज़ों के आते हैं जो हमें समझना ज़रूरी है। जैसे कि हमारे इलाज के लिए अगर कुछ इंश्योरेंस कराते हैं तो वो इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में काउंट होता है कि हमारे लाइफ को सिक्योर करता है। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे पीछे हैं, हमारे आगे हैं, जितने लोग हैं उन लोगों को एक प्रकार से हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं कि हमारे जाने के बाद आपको ये राशि प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। लोग कहते हैं पैसा सब कुछ है, मैं नहीं मानता, लेकिन हाँ मैं लोगों को ये भी बोलना चाहूँगा कि पैसा जो है वो बहुत कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ है, और पैसे से या रुपये से या जो धन है ना, धन जो है वो बहुत कुछ इंसान को प्रोवाइड कर देता है। तो ये गलत बात नहीं है, लेकिन सब कुछ नहीं है, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, तो इसे स्टार्ट किया गया था 1956 में। ठीक है, तो यही याद रखना है आपको। ठीक है, चलो बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी। इसी के प्रोत्साहन के लिए दिवस मनाया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। किस वजह से किया गया? तो जो पहलगाम में घटना हुई है उसकी वजह से पुनर्गठन किया गया है इसका। इस पुनर्गठन के बाद NSAB मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड के का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मैं आप सभी को बता दूं, इनका नाम है आलोक जोशी। अब आलोक जोशी जी को क्यों बनाया गया है पहले ये भी समझ में आना चाहिए कि कुछ तो रीजन होगा। तो रीजन ये है मेरे प्रिय साथियों कि आलोक जोशी जी, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग मतलब जो रॉ के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। 1976 बैच के हरियाणा कैडर के ये IPS अधिकारी रह चुके हैं। पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के संयुक्त निदेशक भी रहे हैं, और 2012 में रॉ के प्रमुख बनाया गया था, जो कि मैंने बताया। तो इतनी उपलब्धियां इनके पास है और सवाल जनता करने लग गई है।
कि आखिरकार जो पहलगाम में हमला हुआ है उसका कारण क्या है। कारण क्यों नहीं पूछेगी जनता। भारत एक लोकतांत्रिक जो है गणराज्य है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा मेरे प्रिय साथियों कि आतंकवादी कहां से आए, वो कौन थे, किस प्रकार वो जो है पहट कर पाए, कैसे वो इंटर कर पाए, कैसे जो है लोगों को उन्होंने मारा, ये सभी चीज़ें जानना ज़रूरी है। और इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है। न्यूज़ एजेंसियां बहुत कुछ बोल जाती हैं। क्यों बोल जाती हैं? जैसा हम सुनना चाहते हैं वैसा हमें अगर प्राप्त हो तो हमें काफ़ी मज़ा आता है अपनी दैनिक जीवन दिनचर्या में ठहाके लगाने में या जीवन जीने में। तो न्यूज़ एजेंसियां, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसमें डिबेट के माध्यम से लोगों को रुझाया जाता है, लोगों को कनेक्टेड रखा जाता है, जिसकी वजह से मेरे प्रिय साथियों उसमें हमें क्लियरेंस नहीं मिल पाता। बहुत सारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के, निचोड़ के प्रदर्शित किया जाता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि क्या हो सकता है, हमारे मन में बहुत सारी भावनाएं जो है वो अनइवन पैदा हो सकती है। तो इसीलिए याद रखेंगे कि हमें जो है इन सभी संस्थाओं का जो है क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए और इनसे सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड 19 नवंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई है। आलोक जोशी वर्तमान के अध्यक्ष है, अजीत डोभाल पूर्व अध्यक्ष हैं, है ना। भारत में अपराध, आतंकवाद, सुरक्षा, आर्थिक, पर्यावरण सुरक्षा, ये सभी चीज़ों की जांच करता है ये, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चले आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। 5वीं समुद्री जनगणना के लिए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? समुद्री जनगणना के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया गया है? पहले तो ये समझ लें कि समुद्री जनगणना होता क्या है। हम एक छोटे से मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। छोटे से मैप के माध्यम से हम ये आकलन कर सकते हैं कि हमारे पास भारत में कुल कितने कोस्टल रीजन हैं, या जो है क्या है, हमारे पास समुद्री भाग हैं। तो ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के क्षेत्र, ठीक है। चलो आप लोगों के लिए प्रश्न है एक, इसी प्रश्न को रिलेट करते हुए पहला प्रश्न ये है कि भारत की तटीय सीमा कितनी है? तटीय सीमा कितनी है? पहला नंबर का क्वेश्चन। दूसरा नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसे हम कहते हैं, अनन्य आर्थिक का क्षेत्र का दूरी कितना है? दूरी कितना है? एकदम सिंपल सा प्रश्न। वापस लेके आता हूं मैं आप लोगों को कि समुद्री जनगणना क्या है। तो भारत में स्थित तटीय भाग या समुद्र से लगे हुए क्षेत्रों के भाग में लोग मत्स्य पालन का जो कार्य कर रहे हैं, उस मत्स्य पालन या जो समुद्री भाग से, समुद्री जो भाग है, उन भागों से रोजगार क्या क्या सृजित हो रहे हैं, उन सभी चीजों की गणना करने का काम व्यास नाव के नाम के ऐप से जो है किया जाएगा, ठीक है। व्यास नाव ऐप जो है उसके द्वारा किया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, जनगणना के दौरान समुद्री मत्स्य पालन से जुड़े परिवारों से संबंधित जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक जानकारी एकत्र की जाएगी, जो कि मत्स्य पालन का कार्य करती है। और केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान 1947 में इसकी स्थापना हुई है। कोच्चि केरल में इसका मुख्यालय है, ठीक है। चले आगे। स्क्रीन पे सवाल ये रहा, भारत के दूरदराज के क्षेत्रों में म्यूचुअल फंड निवेश को आसान और सुलभ बनाने के लिए हाल ही में डाक विभाग ने किस संस्था के साथ साझेदारी की है? अब यहां पर एक सवाल आता है दिमाग में कि इसका आंसर क्या होगा, तो वो बता देता हूं पहले, फिर समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कौतूहल बनाए रखना पड़ता है। पहला नंबर जो है इसका आंसर मैं आपको बता दूं, HDFC बैंक नहीं है, SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ साझेदारी किया है। कौन सा? तो भारत दूर दराज के क्षेत्र में म्यूचुअल फंड के साथ, कहां के डाक विभाग होगा, एक जगह कहीं लिखा है, वो देखो लिखा है ना, डाक विभाग, है ना। तो डाक विभाग जो है वो अब किसके साथ कर लिया है?
SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ। अब जो डाकिया डाक लाया करके जो घर में पहुंचेगा, गाना सुने होगे, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, है ना। तो मैं थोड़ा सा सुना हूं, पूरा नहीं सुना हूं, आप लोग सुने होगे, ये पूछ रहा था। तो ये जो डाकिया है वो आपके घर डाक लेकर भी आएगा, और बैंक से संबंधित अगर कोई समाधान आप चाहते हैं, लाइक KYC हो गया, बैंक से संबंधित और कुछ जानकारी हो गया, ये सभी चीजें जो है डाकिए के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि भैया डाकिया को ये कैसे पता चलेगा? तो भैया डाक विभाग और ये जो SBI आपका म्यूचुअल फंड में जो है आपका फंड के जो समझौता हुआ है, ये ट्रेनिंग देंगे ना डाकिया लोग को। ठीक है। तो ऐसा आधुनिक होते जा रहा है हमारा भारत, जिसमें हम देखते हैं वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, ग्रामीण इलाके के लोगों को बेहतर लाभकारी होगा ये। निवेशक अब बिना बैंक शाखा गए अपने घर में KYC की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। इससे वित्तीय समावेशन मतलब कि वित्तीय गतिविधि जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। पूरे देश में फैले 1.6 लाख डाक घरों का नेटवर्क, प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा दस्तावेज संग्रह, नियमों के पालन, गोपनीयता, सटीकता पर जोर दिया जाएगा। उन क्षेत्रों में लक्षित करना, बैंकिंग सुविधाओं को प्रोवाइड करना, यह सब कार्य रहेगा। समझ गए ना मेरी बात? ठीक है, चले आगे। भारतीय डाक 1 अक्टूबर 1854 से स्टार्ट हुआ है। बताओ डाक व्यवस्था किसके शासनकाल में हुई थी? किस जो है आपका इस समय चल रहा था आपका गवर्नर जनरल। ठीक है जी। 1854 में कौन था गवर्नर जनरल जिसने जो है डाक सुविधा को स्टार्ट किया था भारत में? ठीक है। एकदम प्रश्न जो पूछता हूं उसका आंसर दिया करो भाई, मेरे को, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं ना प्रॉपर। ठीक है। चलो, हाल ही में सत्र 2025-26 के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य क्या है? क्या होता है ये? फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन का क्या डिसाइड किया गया है? तो कितना? 355 रुपए किया गया है। 355 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है ना। अब आती है सवाल कि आखिरकार गन्ना जो है इतना किफायती क्यों होते जा रहा है और इसकी खेती को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, ये पहले समझना है। मेरे प्रिय साथियों, बात ऐसी है कि दुनिया में 2 चीज सबसे ज्यादा बिकती है। पहला नंबर वो जिसको मैं पीने के लिए मना करता हूं, ठीक है, अल्कोहल प्रोडक्ट्स, है ना। दूसरा नंबर है मीठे सेवन करने वाले पदार्थ, मतलब मिठाइयां वगैरह, मिठाई हो गए, चॉकलेट्स हो गए, ये सब सारी चीजें। क्योंकि ये 2 चीजों का एडिक्शन मनुष्य प्रजाति को सबसे पहले होता है, मतलब हमारे ह्यूमन बीइंग्स में ये 2 चीजों का एडिक्शन बहुत अच्छे जल्दी होता है और इसकी मांग है, डिमांड है, तो इसको लेकर ये पहल की गई है, जिससे किसानों की क्या होगी? किसानों की मतलब फसल में बढ़ोतरी होगी। फसल बोने में उन लोगों को अच्छा मतलब एफर्ट लगाएंगे, 10%, 2.5 रिकवरी दर के साथ। अब सवाल आता है कि गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे नंबर में है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर में और कर्नाटक तीसरे नंबर में। और दुनिया में अगर देखें तो भारत जो है नहीं, पहले नंबर का ब्राजील है, दूसरे नंबर में है आपका भारत और तीसरे नंबर में चीन है। यहाँ सबसे ज्यादा क्या होता है? तो शुगर केन या गन्ने जो है वो ज्यादा उत्पादित होते हैं। अभी तो आप लोग सब गर्मी में पी रहे होगे गन्ना जूस, है ना। बर्फ वाला मत पिया करो, मेटाबॉलिज्म खराब होता है। बर्फ जो है वो बहुत खतरनाक पानी से बनता है। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बनने का अवसर किस भारतीय वायुसेना के अधिकारी को मिला है? तो इनका नाम है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक मिशन में जा रहे हैं। किसके साथ मिशन में जा रहे हैं? एक्स होम स्पेस के साथ, जिसमें भारत गगनयान मिशन को कंप्लीट करेगा। कैप्टन ग्रुप शुभांशु शुक्ला उड़ान भरने वाले हैं 1984 के बाद, राकेश शर्मा के बाद ये दूसरे आदमी होंगे और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचने वाले पहले भारतीय होंगे। ठीक है। फ्लोरिडा में स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से इसका जो है क्या किया जाएगा? प्रक्षेपण किया जाएगा या उड़ाया जाएगा फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से। क्रू ड्रैगन कैप्सूल सवार होगा इसमें। ठीक है। अवधि कुल 14 दिनों की है। एक्स होम स्पेस के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। पैग विटसन मिशन दल में, है ना। पैग विटसन जो है वो आपका मिशन कमांडर है, नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री है। शुभांशु शुक्ला पायलट है ना। स्लावोज विस्निवस्की पोलैंड के अंतरिक्ष यात्री हैं।
टिबोर कपू हंगरी के अंतरिक्ष यात्री हैं। शुभांशु शुक्ला, यह यात्रा भारत के गगनयान मिशन की तैयारी के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। गगनयान मिशन में वो जा सकते हैं अच्छी तरीके से। शुभांशु शुक्ला अगर नहीं गए तो इसकी जगह में कैप्टन प्रशांत नायर जाएंगे। क्लियर हुआ? ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैंने बता दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बार बार सुन लीजिएगा। वेव्स 2025 वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट का उद्घाटन मई 2025 को कहां आयोजित किया गया है? कहां किया गया है? तो इसे किया गया है जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में, और इसमें बहुत ही शानदार हस्तियां आई। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, है ना, जितने भी फिल्म स्टार थे बहुत लोग आए यहाँ पर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की ग्लोबल ब्रांडिंग, भारत की रचनात्मक और तकनीकी ताकत को दुनिया के सामने लाना, युवा क्रिकेटर्स को मंच, नए स्टार्टअप क्रिएटर्स है ना, क्रिकेटर्स निकल गया था, नए स्टार्टअप्स, नए क्रिएटर के लिए सीखने की कमाई के रास्ते खोलना, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लोगों को क्या करना, अवेयर करना, यह मुख्य काम है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतरिक्ष मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस, अंतरिक्ष बोल रहा हूं मैं, कैसे निकल गया मेरे मुंह से, गलती हो गया भैया। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। अरुण सिंघल, देवेंद्र कुमार शर्मा, ये दोनों ने रामानुजन जी के ऊपर रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन के नाम से बुक बनाई है, जो कि बहुत ही शानदार है। मनुष शाह, दिया चितेल, जो आपका WTT कंटेनर ट्यूनिस 2025 में मिश्रित युगल का खिताब जीते हैं। हम रिवीजन कर रहे हैं ना कल वाला, ठीक। चलो, सर्वम एआई जो है वो भारत एआई मिशन को कंप्लीट करने के लिए इसके साथ क्या हुआ है, समझौता हुआ है। नेपाल में जो है बिजली पारेषण के लिए बिजली समझौता किया गया है। भारत और नेपाल के बीच में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी अच्छे तरीके से समझौता के साथ। कुमार मंगलम बिरला जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहले पुरस्कार प्राप्तकर्ता नरेंद्र मोदी जी रहे, ठीक है। हाल ही में किस पूर्व भारतीय हॉकी गोलकीपर को खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो, हमारा सत्र यही कंप्लीट होता, आप लोगों के लिए था ना, ठीक है। ये वाला प्रश्न पद्मश्री वाला तो कंप्लीट हो जाता है, पद्म विभूषण वाला कंप्लीट होता है हमारा सत्र, ठीक है। बाय बाय, टाटा, इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।